हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डीजी एडुशाला। और आज हमारी हिंदी सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हिंदी भाषा के विकास व इतिहास, अपभ्रंश भाषा वर्गीकरण, भाषा परिवार और हिंदी भाषा के संवैधानिक इतिहास के बारे में जाना था। और आज हम व्याकरण और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है उच्चारण। भिन्न भिन्न नियमों का संकलन करना ही व्याकरण कहलाता है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं। अब व्याकरण का शब्द विग्रह होता है वी जमा अ जमा क्र जमा अन, जिसमें वी और अ उपसर्ग है, क्र धातु है और अन प्रत्यय है। अब इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ध्वनि विज्ञान। वर्ण के पहले भी ध्वनि विज्ञान है, तो ध्वनि विज्ञान में मौखिक और अभिव्यक्ति आती है, जबकि वर्ण में वर्णमाला, संधि और शब्द। शब्द में समास या शब्द निर्माण, वाक्य में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, जबकि भाषा और काव्य विकास में रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें होती हैं। इसके आगे वर्णमाला या अक्षरमाला। वर्णमाला या अक्षरमाला ध्वनियों का सांकेतिक रूप जो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं। अब ये 2 भागों में विभाजित है, मौखिक और लिखित। मौखिक में स्वनिम और ध्वनि है, जबकि लिखित में वर्ण है, जिससे वर्णमाला बनती है। उसके बाद इनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई स्वनिम, उनसे मिलकर बनती है ध्वनि। उसके बाद वर्ण, अक्षर, शब्द या पद, फिर पदवंद। अब पदवंद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पदवंद। उसके बाद उपवाक्य। उपवाक्य के भी 3 प्रकार हैं: संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद वाक्य। अब वाक्य को 2 भागों में विभाजित, 2 तरीके से विभाजित किया गया है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं: सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। जबकि अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य। अब आगे इनको एक एक करके विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले स्वनिम। स्वनिम भाषा विज्ञान की, वायु विज्ञान की और उच्चारण, इन तीनों की सबसे छोटी इकाई है। मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वह स्वनिम कहलाती है, और यही स्वनिम मिलकर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसके आगे ध्वनिम। ध्वनि हमारे मुख के उच्चारण स्थानों से कंपित करती हुई वायु है। जो भी हमारे मुख के उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु वगैरह, इनसे कंपन करने के बाद जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसको ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। जबकि भाषा विज्ञान और वायु विज्ञान की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है, और यही सबसे छोटी मौखिक इकाई भी है। क्या? ध्वनि। इसी को अप्रमाणिक तथा अप्रत्यक्ष इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके आगे वर्ण। अब वर्ण जो है प्रमाणिक और लिखित इकाई है, जबकि ध्वनि अप्रमाणिक तथा अप्रत्यक्ष इकाई थी। वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता, और ये वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। जबकि स्वनिम भाषा विज्ञान, वायु विज्ञान और उच्चारण की सबसे छोटी इकाई थी। जो ध्वनि थी वो भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, जबकि वर्ण वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है और बाल पहाड़ी की भी सबसे छोटी इकाई है। और यही स्वर रहित इकाई है। जो वर्ण है वो स्वर रहित है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता है और इसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसे लाना है, तो लाना में जो ला है उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये स्वर हटेगा तो ये हलंत लगा के प्रदर्शित किया जाएगा। तो जो ये ला है ये वर्ण है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अक्षर। अक्षर जो है अरबी भाषा का शब्द है, और ये स्वर सहित होता है, जबकि वर्ण स्वर रहित होता है। तो स्वरयुक्त वर्ण क्या कहलाते हैं? अक्षर। जब वर्ण में स्वर जुड़ जाते हैं तो उसको अक्षर कहते हैं। ये अमात्रिक वर्ण है और इसका खंडन संभव है। जैसे राम, तो राम में अगर हम राम का शब्द विग्रह करेंगे तो रा
जमा आ जमा मा जमा आ। तो इसमें रा और मा जो ये हलंत के रूप में प्रदर्शित किए गए ये तो वर्ण है, और जो जैसे रा और मा तो वर्ण हो गए, और जो ये है रा आ मा आ ये सब अक्षर हो गए। तो इसमें 2 वर्ण हैं और 4 अक्षर हैं, ये गलत है, 2 वर्ण हैं और 4 अक्षर हैं। इसके बाद शब्दीय पद, सार्थक वर्णों का मेल ही शब्द कहलाता है, यानी कि जो भी ऐसे शब्द बने जिनका कुछ अर्थ निकलता हो तो वो शब्दीय पद कहलाएंगे। अब ये वर्णमाला या भाषा की लघुत्तम वो तो छोटी इकाई थी, लेकिन ये लघुत्तम सार्थक इकाई है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो शब्द और पद जो है ये वर्णमाला या भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। जैसे सड़क, तो सड़क का अर्थ निकल रहा है, अब इनका शब्द विग्रह करेंगे तो स अ ड़ अ क अ। इसके आगे पदबंध। अब पदबंध क्या होते हैं, जब भी एक से अधिक पद मिलकर कोई व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं और वो बंधी हुई इकाई फिर क्या कहलाती है, पदबंध। अब जब इनका अर्थ निकलेगा, ये जो पदबंध बने हैं इसमें समापिका क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये पदबंध कहलाते हैं। जैसे इसके प्रकार हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध और विस्मयादि बोधक पदबंध। अब संज्ञा पदबंध में क्या होगा, जो संज्ञा की तरह जो ऐसा मतलब ऐसा पदबंध जो संज्ञा की तरह कार्य करे वो संज्ञा पदबंध, ऐसे ही जो सर्वनाम की तरह कार्य करे वो सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही सबकी डेफिनेशन ऐसे ही हो जाएगी, जो क्रिया की तरह कार्य करेगा क्रिया पदबंध, जो विशेषण की तरह विशेषण पदबंध, जो क्रिया विशेषण की तरह क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक की तरह जिसमें संबंध बोधक शब्द आएंगे वो संबंध बोधक पदबंध, जिसमें समुच्चय बोधक शब्द आएंगे वो समुच्चय बोधक पदबंध, और जिसमें विस्मयादि बोधक शब्द आएंगे वो विस्मयादि बोधक पदबंध। लेकिन इसमें एक चीज होगी, इसमें समापिका क्रिया नहीं होगी, इसलिए ये पदबंध होंगे। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध के उदाहरण हैं, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो जो लंका के राजा रावण है ये संज्ञा पदबंध है, क्योंकि इसमें एक तो समापिका क्रिया नहीं है और जो बाकी के पद हैं वो इस पे आश्रित हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आगे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध के उदाहरण है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो ये जो शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, ये सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, क्योंकि इसमें समापिका क्रिया भी नहीं है और बाकी ये जो पकड़े गए हैं ये इस पे आश्रित है यहाँ ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले, तो इसमें है यहाँ ऐसा कोई ये सर्वनाम पदबंध है। इसके बाद क्रिया पदबंध। अनेक क्रिया पदों से मिलकर बनने वाली क्रिया रूपों को पदबंध कहते हैं। अब जो क्रिया की तरह कार्य करेगा उसे क्रिया पदबंध कहेंगे। जैसे सुरेश नदी में डूब गया, तो जो डूबना है वो क्रिया पदबंध है, तो डूब गया ये क्या हो गया, क्रिया पदबंध। ऐसे ही बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, तो उछलना कूदना क्या हो गया, क्रिया पदबंध। तो बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, इसमें क्रिया पदबंध हो जाएगा, उछलता कूदता आ रहा है। उसके बाद विशेषण पदबंध। इसमें जो भी विशेषण की तरह कार्य करेगा वो विशेषण पदबंध होगा। अब देखो तालाब में खिला हुआ फूल देखो, तो जो फूल है वो क्या है, तालाब में खिला हुआ। अब ये जो तालाब में खिला हुआ जो पद है ये फूल की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध, यानी कि तालाब में खिला हुआ जो हो जाएगा ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। उसके बाद सैनिक का घोड़ा अत्यंत सुंदर फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो जो अत्यंत सुंदर फुर्तीला आज्ञाकारी है ये विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये घोड़े की, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसके बाद क्रिया विशेषण पदबंध। अब जो क्रिया की भी विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है, और जो क्रिया विशेषण की तरह कार्य करे वो क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसके उदाहरण देखते हैं। दुकान से लौटकर जाऊंगा, तो लौटना तो क्या हो गया, क्रिया। अब क्रिया की भी विशेषता क्या है, दुकान से लौटकर, मतलब कि दुकान से लौटकर जाऊंगा, तो ये क्रिया विशेषण हो गया, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, दुकान से लौटकर। ऐसे ही मोहन घर से लौटकर कहने लगा उसका मन नहीं लग रहा है, तो इसमें जो घर से लौटकर है ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये पूरा सेंटेंस दे देंगे और घर से लौटकर पे अंडरलाइन करेंगे और फिर बोलेंगे कि इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है, मतलब कौन सा है, या फिर ऐसे बोल देंगे कि इसमें से ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। उसके आगे
संबंध बोधक पदबंध, जिसमें संबंध बोधक शब्द हैं, जैसे कि ये शब्द होते हैं बदले, समान, योग्य, सरीखा, ऊपर, भीतर, पीछे से, बाहर की ओर आदि शब्द, ये सब क्या होते हैं? संबंध बोधक पदबंध। संबंध बोधक पदबंध यानी कि जो उससे संबंध प्रदर्शित करें, जैसे बस के ऊपर, तो किसके ऊपर? यानी कि बस के ऊपर, तो ये संबंध बोधक पदबंध हो गया। ये संबंध बोधक शब्द हो गया और ये संबंध बोधक पदबंध। बाजार की ओर यानी बाजार की तरफ, ये भी संबंध बोधक पदबंध। इसके बाद समुच्चय बोधक पदबंध, जो शब्द वाक्यांश एक पदबंध को दूसरे वाक्य या वाक्यांश से मिलाते हैं तो वो समुच्चय बोधक पदबंध कहलाते हैं। अब इसमें समुच्चय बोधक शब्द आएंगे, जैसे कि अथवा, तुम आओगे अथवा जाओगे, अथवा श्याम आएगा, तो ये इसमें अथवा जो है ये समुच्चय बोधक पदबंध है। ऐसे ही सोहन और मोहन विद्यालय जाते हैं, तो इसमें जो और है ये सोहन और मोहन को जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक पदबंध हो जाएगा। इसके बाद विस्मयादि बोधक पदबंध, जिस वाक्य में शोक, लज्जा, विस्मय, गलानी इन जैसे शब्द आते हैं तो वो विस्मयादि बोधक पदबंध कहलाते हैं। जैसे हाँ मैं तो सही कहता हूँ, तो इसमें जो हाँ है ये विस्मयादि बोधक पदबंध है। अरे क्या बात है तुम प्रथम आ गए, तो ये जो अरे क्या बात है, ये जो मतलब कि ऐसा विस्मयादि बोधक शब्द है इस टाइप का, तो ये ही क्या हो जाएगा? इसमें पदबंध हो जाएगा। इसके बाद उपवाक्य देख लेते हैं। तो उपवाक्य क्या होते हैं? जिनके पास उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है और उनका अपना अर्थ भी होता है, लेकिन वो किसी वाक्य के भाग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उपवाक्य, क्योंकि वो आधा आशय प्रकट करते हैं, वो किसी वाक्य के साथ मिलकर ही पूरा का पूरा अर्थ निकालते हैं। तो इसके भी 3 प्रकार हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होगा जो संज्ञा की तरह कार्य करेगा, तो उसको संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो इसमें मैं पढ़ूंगा जो है ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा और ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। यही तो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो ये जो वह कहाँ है ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा और यही उस पर बाकी सब भी इस पर आश्रित है, इसलिए ये प्रधान उपवाक्य है। इसकी पहचान होती है कि ये की से जुड़े होते हैं संज्ञा उपवाक्य जो होते हैं। इसके बाद विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। अब ये क्या होंगे? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञा उपवाक्य की ही विशेषता प्रकट करें, तो वो भी विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएंगी। तो देख लेते हैं उदाहरण। वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है, तो जो कल अनुपस्थित था ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो जो कल अनुपस्थित था ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा और वह विद्यार्थी बीमार है ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि तुमने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सबसे सस्ती है, तो जो बाजार में सबसे सस्ती है ये विशेषता हुई ना किसकी? कलम की, तो यही विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि, अब देखो इसमें ये की से जुड़ा हुआ है कि तुमने यह कलम खरीदी, तो ये जो है ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा और ये प्रधान उपवाक्य मैंने कहा। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें विशेषण उपवाक्य हो जाएगा जो बाजार में सस्ती है, कि तुमने यह कलम खरीदी है यह संज्ञा उपवाक्य और मैंने कहा यह प्रधान उपवाक्य। इसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं और ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, तो इसमें जब पानी बरसता है ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा और यही प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि जब पानी बरसता है इसके बाद आएगा ना मेंढक बोलते हैं, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो ये जो उपवाक्य होते हैं ये क्रिया का समय, स्थान, मतलब क्रिया के बारे में बताते हैं कि किस समय हो रही है, किस स्थान पर, किस तरह से, क्या परिमाण है, क्या परिणाम है, ये सब क्रिया विशेषण उपवाक्य के उदाहरण मतलब कारण है। इसके बाद इनकी शुरुआत, जैसे इनकी शुरुआत इन शब्दों से होगी: जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, जो, त्यों, ज्यों, मानो, इन सब ये जो सारे शब्द होते हैं इनसे इनकी शुरुआत होती है। जैसे कि देखो जब पानी बरसता है, तो जब जो है इसी से पता चल गया कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। उसके बाद इनके भी देख लेते हैं एक एक उदाहरण क्रिया विशेषण के जो समय वगैरह के हैं।
जब पानी बरसे खेत जोत डालना। अब देखो जब, तो ये समय का हो गया। जहां सज्जनों का मान होता है वहां लक्ष्मी निवास करती है, तो जहां से स्थान का हो गया। मतलब स्थान क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है। अब देखो क्योंकि आ गया, तो ये कारण का। मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूं, तो जिससे है ये प्रयोजन हो गया, मतलब कि तरीका। राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो जो अतः है ये परिणाम बता रहा है। यदि मोहन यहाँ आएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ जो तो है ये शर्त बता रहा है। राम वैसा ही चतुर है जैसे कि तुम हो, तो ये दोनों में तुलना हो रही है, तो ये तुलना क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे तुम लिखो, ये क्या हो गया, प्रकार। जैसे जैसे वैसे वैसे। इसके बाद वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है, और ये पूर्ण भाव मतलब पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, तो ये पूर्ण भावार्थ को प्रकट करने वाली इकाई है, कौन, वाक्य। और ये भाषा की सबसे छोटी भावार्थ इकाई है, जबकि सार्थक इकाई क्या थी, शब्द या पद। उसके बाद रचना के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं, जैसे कि पहले बताया था, सरल, संयुक्त, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। इसके बाद अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब रूपान ऐसे अक्षर होते हैं, मतलब ऐसे शब्द की तरह यूज किए जाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे सा है, जैसे हित है, तो हित में सा जुड़ गया, तो जो साहित बना है, ये जो सा है ये रूपान हो गया। इसके बाद इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य था सबसे पहले, तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा और एक ही मुख्य समापिका क्रिया होगी, इसलिए ये साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। आदित्य पढ़ता है, इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक ही समापिका क्रिया है। ऐसे ही अनिरुद्ध ने भोजन किया, ये भी सरल वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद मिश्रित या जटिल वाक्य। इसमें क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा, उसके बाद जो दूसरा उपवाक्य होगा वो उस पर आश्रित होगा। और इसमें ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा भी समापिका क्रिया हो, और ये समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जो ही उसने दवा पी वह सो गया, तो वह सो गया जो ही उसने दवा पी, तो ये इस पर आश्रित है, तो इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऐसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये भी इस पर आश्रित है, तो ये मिश्रित या जटिल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, जो भी एक से अधिक, इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा सरल वाक्य होते हैं और वो जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक शब्दों से, तो वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह सुबह गया और संध्या को लौट आया, तो जो और है ये समुच्चय बोधक शब्द है और ये दोनों को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। रात हुई और चांद खिला, इसमें भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये। इसके बाद इसके 4 प्रकार होते हैं, संयोजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य और परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। अब संयोजक में क्या होता है, जहां जुड़ने का आभास हो, जहां जुड़ने का भाव प्रकट हो उसे संयोजक संयुक्त वाक्य कहेंगे। विरोध, जहां विरोध प्रकट हो रहा हो, जैसे कि किंतु परंतु वाले शब्द आ रहे हो, तो वो विरोधवाचक संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ऐसे ही विभाजक संयुक्त वाक्य, जहां बंटने का यानी विभाजन का भाव आ रहा हो, वह विभाजक संयुक्त वाक्य। और परिणामवाचक संयुक्त वाक्य, जहां परिणाम का भाव प्रकट हो रहा हो। उसके बाद अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, सिंपल वाक्य होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वह वाक्य जिसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सरल वाक्य भी कह सकते हैं इसको। भारत एक देश है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद निषेधवाचक वाक्य। इनसे क्या होता है, कार्य के ना होने का बोध होता है, तो ये निषेधवाचक वाक्य होते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। मैंने दूध नहीं पिया, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ ना कर सकी, ये निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण है। इसके बाद आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि इसमें आज्ञा और प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं।
जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, ये उपदेश दे रहे हैं, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गए। एक गिलास पानी लाओ, इसमें आज्ञा है। मुझे अब चलना चाहिए, इसमें अनुमति के लिए पूछा गया है। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, इसमें प्रार्थना की गई है। तो ये चारों ही आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है। जैसे यह किसकी पुस्तक है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण है। इसके बाद विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इनके विस्मयादिबोधक शब्द आएंगे इसमें, जैसे अहा, ओ, बल्ले बल्ले, ये सब विस्मयादिबोधक शब्द हैं। तो ऐसे ही पता चल रहा है ये विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। इसके बाद जैसे अहा कितना सुंदर उपवन है, ओ कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए, ये सब विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण हैं। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद या कर्ज यानी कि किसी को श्राप देने का बोध होता है, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। नववर्ष मंगलमय हो, इसमें भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गए। इसके बाद संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, वर्षा होने की संभावना है, ये दोनों संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जिसमें ऐसा होता है कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो ये एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएंगे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छा होना किस पे निर्भर है, वर्षा पे, तो इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य होंगे। ये लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।